अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। आज मुल्की सियासत का इंतहाई अहम दिन और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 5 साल 107 समातों 80 पेशियों 127 सवालात और 18 गवाहान के बयानात के बावजूद कमजोर प्रोसिक्यूशन और नाकाफी शवाहिद की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस केस का फैसला मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हक में सुना दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम करार देते हुए न सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया है बल्कि इस फैसले के बाद उनकी सियासत से नाअहली भी खत्म हो चुकी है। आज अदालती समाअत के दौरान नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता समाअत पर उस्मान चीमा ने दलाइल दिए थे, आज उनकी तबीयत नासाज है, इजाजत दे तो इस केस में दलाइल देंगे। जिसके जवाब में मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि सरदार साहब से बेहतर इस केस में और कौन दलाइल दे सकता है। जिसके बाद अदालत ने डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर को दलाइल देने की हिदायत की। समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि तफ्तीशी अफसर ने जीआईटी की सारी रिपोर्ट लिख दी, खुद क्या तफ्तीश की, ये दस्तावेजात प्रोसिक्यूशन का केस कैसे साबित करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने पूछा कि बताएं ये दस्तावेजात प्रोसिक्यूशन का केस कैसे साबित करते हैं, इन दस्तावेजात से इल्जाम कैसे साबित होता है। जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि कोई ऐसी चीज अभी सामने नहीं आई जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज का प्रॉपर्टीज से ताल्लुक जोड़े। बताएं क्या प्रॉपर्टीज की मालियत का तयन करने वाला कोई दस्तावेज सामने आया है। जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि हसन और हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरखास्त दी। 26 जनवरी 2017 को यह दरखास्त दी गई थी। तारिक शफी का बयान हल्फी रिकॉर्ड पर रखा गया था। बयान हल्फी में गल्फ स्टील मिल्स की फरोख्त का बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह सवाल उठाया था, गल्फ स्टील मिल बनी कैसे। तारिक शफी ये दिखाने में नाकाम रहे थे कि वो बिजनेस पार्टनर थे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर की राय को शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जीआईटी ने कोई हकायक बयान नहीं किए, सिर्फ इकट्ठी की गई मालूमात दी है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने इसके जवाब में बताया कि वाजिद ज़िया ने ये डॉक्यूमेंट्स खुद देखे और इस पर अपनी राय का इजहार किया। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज 1999 में खरीदी गई। जिस पर जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि इन प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई। आप इस मुतालिक डॉक्यूमेंट दिखाएं, जुबानी बात ना करें, क्योंकि कल को ये सारी चीजें जजमेंट में आनी है। बताएं कि ऑफशोर कंपनी ने अपार्टमेंट कितनी कीमत में खरीदे। अपील में काम आसान होता है, जो चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं उन्हीं को देखना है। जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने वाजिद ज़िया का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा वाजिद ज़िया का किरदार तो जीआईटी में तफ्तीश का था। वाजिद ज़िया ने तो बयान में सारी अपनी राय दी है, मैंने कभी किसी तफ्तीशी का ऐसा बयान नहीं देखा। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि वाजिद ज़िया अदालत में बतौर तफ्तीशी नहीं बतौर नैब गवाह आए थे। जिस पर जजेस ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन ज़बानी बयानात के अलावा क्या दस्तावेजात सामने लाई है। बताया कि नवाज शरीफ का इस केस के हवाले से मौक़िफ़ क्या है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि उनका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं। जिस पर जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि असासों के केस में मरियम नवाज का नवाज शरीफ से लिंक क्या है या जो अयानत है वो कहीं से इस्टाब्लिश होती है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत के रिमार्क्स पर कहा कि मैं तमाम चीज़ें दस्तावेजात से ही पढ़कर दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में हसन और हुसैन ने मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि नैब के मुताबिक हुसैन नवाज और मरियम का किरदार तो प्रॉपर्टीज़ की खरीद से ही नहीं है। उस्मान साहब ने वाजे किया था कि मरियम नवाज को 1993 में प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज का ताल्लुक शुरू से ही मौजूद था। पहले खुद तो वाजे कर लें, फिर अदालत को बताएं। सरदार मुजफ्फर ने इस केस में कहा कि मैं 3 जुमलों में नैब का सारा केस अदालत को बता देता हूं, और वो ये है कि नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन प्रॉपर्टीज खरीदी। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो 4 जुमले आपने बताए हैं यही शवाहिद से साबित कर दें, बात खत्म। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में कीमत का तयन लाजिम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा कि शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ है कि दादा ने पोते को प्रॉपर्टीज़ दी, वाजिद ज़िया ने इन्हीं की मुतफर्रिक दरखास्त को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। तफ्तीशी ने उनके इस मौक़िफ़ को गलत साबित करना था। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना था कि असल मिल्कियत नवाज शरीफ की है। तफ्तीशी एजेंसी ने तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाने थे, तो अब साबित करें और दस्तावेजात दिखाएं कि जिनसे प्रॉपर्टीज़ ट्रेल ये हैं वो ज़राए गलत साबित हो। जस्टिस साबिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि नवाज शरीफ ने अगर अपनी पोती के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई तो इसमें नवाज शरीफ का ताल्लुक कहाँ से, यानी मियाँ शरीफ की बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी पोती के लिए कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई तो इसमें नवाज शरीफ कहाँ है। ये सारा कुछ जो है पोता पोती के लिए बनाए हैं, तो फिर भी नवाज शरीफ कहीं मौजूद नहीं है। ये तो कहीं साबित नहीं हो रहा कि बाप ने बेटे नवाज शरीफ को प्रॉपर्टीज़ दी हैं। नैब ने अदालत को वो टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो दिखा दे। केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नैब प्रोसिक्यूटर ने नीलसन और नेस्कोल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात दिखा दी। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी कुछ दस्तावेजात अदालत को दिखाई। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ये तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं। अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट की कॉपी है। जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि प्रॉपर्टीज कंपनीज की मिल्कियत है। अब कंपनीज का नवाज शरीफ या मरियम नवाज से ताल्लुक दिखा दें। जिस पर नैब ने बताया कि मरियम नवाज
बेनिफिशियल ओनर हैं इन कंपनीज़ की, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि दोनों कंपनीज़ की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज़ हैं, तो फिर नवाज शरीफ कहाँ हैं? कहीं नहीं। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को जवाब दिया कि नहीं, जस्टिस आबिर फारूक का इस्तफसार नहीं, मतलब केस ख़त्म। जस्टिस आबिर फारूक ने मजीद कहा कि ये बात दुरुस्त है कि नीलसन और नेस्को ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी। नीलसन और नेस्को ने कतरी फैमिली के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। मरियम नवाज़ को बेनिफिशियल ओनर लिखना एक राय है, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। नैब ने जो केस बनाया है वो तो मरियम नवाज़ के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं। अगर मरियम नवाज़ के खिलाफ केस हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, ये केस बनता है डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ की इहानत की है, जिस पर अदालत ने कहा कि शवाहिद से बता दें कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे साबित होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि नैब लंदन से आए 2 दस्तावेजात को शवाहिद के तौर पर पेश कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट पर तो दावा डिग्री नहीं होता, अगर क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है? सरदार मुजफ्फर ने कहा कि नैब का केस मुख्तलिफ है, हम शरीफ फैमिली के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि नैब का केस फिर सिर्फ 2 लेटर्स पर है जो वहाँ से आए, इन लेटर्स के जरिए नवाज शरीफ का ताल्लुक कहीं दिखा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अगर मरकजी केस साबित होगा तो फिर नैब का ताल्लुक आएगा, अगर नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं तो फिर मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब का केस नहीं बनता। कोई ऐसी दस्तावेज है जो ये वाज़े करे कि मरियम का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक कब शुरू हुआ? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सवाल किया कि 2006 से 2012 के दरमियान प्रॉपर्टीज़ इन कंपनीज़ की मिल्कियत थी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जस्टिस आबिर फारूक ने सवाल किया कि क्या आज की तारीख में इस खत की बुनियाद पर मरियम नवाज़ इन प्रॉपर्टीज़ की बेनिफिशियल ओनर है? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जी हाँ, आज भी मरियम नवाज़ बेनिफिशियल ओनर है। जस्टिस आबिर फारूक ने सवाल किया कि कैसे मालिक है, कोई दस्तावेजात दिखा दे। सरदार मुजफ्फर ने कहा दस्तावेज के मुताबिक वो अब भी बेनिफिशियल ओनर है, जिस पर अदालत ने कहा कि नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ है कि प्रॉपर्टीज़ 2006 में शरीफ फैमिली ने खरीदी। शरीफ फैमिली के तस्लीम करने के बावजूद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब इन दस्तावेजात की बुनियाद पर सारा केस मरियम नवाज़ पर बना रहा है। नैब के सारे केस में नवाज शरीफ का नाम कहीं नहीं आ रहा। बेटी के नाम पर होने का मतलब लाजिम नहीं है कि वो बाप ही की मिल्कियत हो। जिस पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि शरीफ फैमिली ने खुद भी अपने दिफा में कोई दस्तावेज पेश नहीं की। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि वो क्यों दस्तावेज पेश करते, उनका तो काम ही नहीं था, नैब ने साबित करना था, उन्हें तो खामोशी से खड़े रहना चाहिए था, बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। ये अगर रोस्टम पर खड़े होकर कहें कि प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, फिर भी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि नैब का केस शायद ठीक हो, नैब साबित करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। और महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए जस्टिस आबिर फारूक की तरफ से जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया उसमें मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ाओं को कलअदब करार दे दिया गया है। अब मरियम नवाज़ शरीफ इस केस के फैसले सुनने के बाद अदालत से बाहर आई, मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए रेडी थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने वालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की। क्या मनाज़िर देखने को मिले, ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं। अब जी आप अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। खैर मुबारक आपको, मुबारक हो, ये अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया। मरियम नवाज़ ने फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहां अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहीं उन्होंने अपने सियासी हरीफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर खूब तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि आज वो इमरान खान की शक्ल देखने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि वो देखिए आज इमरान खान क्या सोच रहा है। मरियम नवाज़ क्या कह रही थी वो भी आपके सामने रखते हैं। 6 साल इसी में गुजर गए, आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज्यादा इज्जत दे के निकाला। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। अदालत से बरी होने के बाद मरियम नवाज़ की अपने चचा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने भतीजी को मुबारकबाद पेश की। तब क्या मनाज़िर देखने को मिले, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। बहुत बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो किधर सफदर वो नहीं आए थे, वो कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत करम किया। आज मरियम नवाज़ की अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वो मनाज़िर हमने आपके सामने रखे। इससे पहले इस केस के अंदर क्या क्या हुआ वो ट्रेल भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एवन फील्ड केस में नैब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज़ पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा अदालत ने
शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवनफील्ड प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये सजाएं आम इंतखाबात से सिर्फ 19 रोज कबल सुनाई गई थी। एवनफील्ड रेफरेंस मुख्तलिफ अदालतों में 5 साल जेर समात रहा और इस दौरान मरियम नवाज और उनके शौहर जेल भी गए। 26 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT की रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनीत और वजारत उज़्मा से नाअहल भी करार दिया था। और इस केस की सूरत में जिस वक्त ये सारी प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, 8 सितंबर 2017 को पनामा पेपर्स की GIT रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को जो है वो ताहयात नाअहल किया गया था। फिर उसके बाद जब लंदन पहुंचे, लंदन से वापस आए, एवनफील्ड रेफरेंस केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मरियम नवाज साहिबा बार बार पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग का तासुर देती रही। उनकी जानिब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐप के किरदार से मुताल्लिक क्या क्या गुफ्तगू की जाती रही वो भी आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल नहीं डरती। पहले भी इन्होंने मुझे 2 दफा अंदर रखा। आपने अपने कफन में आखिरी कील ठोंकना है तो ज़रूर करेंगे। बाकी जहाँ तक नैब की बात है तो मैं आपको ये पहले कह चुकी हूँ कि मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे तो तुम्हारी ख़याम ख्याली है। इस केस में एक्विटल के बाद मरियम नवाज साहिबा की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में दोबारा से मुतहर्रिक होने के इम्कानात भी खासे कवी हो गए हैं कि वो फिर से प्रैक्टिकली यानी पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर वापस आ जाएंगी। और पार्लिमानी पॉलिटिक्स के लिए वो बाई इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट भी करेंगी और उन्हें किसी हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़वाया जाएगा और पार्लिमान के अंदर लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की आमद, इसहाक डार के बाद मरियम नवाज साहिबा के इस केस के अंदर एक्विटल, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात भी खासे रोशन हो गए। जरा वो शॉट आपके सामने रखते हैं मरियम नवाज साहिबा। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज करते हैं तो इससे ज्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। ये सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। मरियम नवाज साहिबा की स्टेटेड पोजीशन रही है कि नैब की तरफ से कितने बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर रहा है। लेकिन अब जब एक्विटल हो गया है तो उसके बाद यकीनन बहुत सारे सवालात तो अभी भी बरकरार हैं। इसके सबसे पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब से भी राब्ते की कोशिश करेंगे, लेकिन कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज मरियम नवाज साहिबा की बरियत के बाद बहुत सारे सवालात हैं जो मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, और वो ये है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज इज कि हवाओं का रुख बदला है। जब नैब ही नहीं रहा तो फिर कैसे केसेस और कैसी बरियत? गुजारिश ये है कि ये सब कुछ जो कुछ वो कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे इस पर तजिया करें, वो कह क्या रहे हैं, उनकी लफ्ज़ों को छोड़ दीजिए। इस वक्त वो इल्ज़ाम दे रहे हैं अदालत पे। ये वही अदालत है जिसने कल इमरान खान साहब को की माफ़ी कबूल करके बरी किया, तो बहुत उनकी तारीफ़ें हुई। ये वही अदालत है जिसमें खान साहब के खिलाफ होने वाले कई केसेस, उनके साथियों पे होने वाले केसेस पे जब उनको रिलीफ मिला तो बड़ी तारीफ़ें थी। और आज उसी अदालत ने, ये नैब को छोड़िए, अदालत ने ओपन कोर्ट में कहा कि बताइए मरियम बीबी का उस प्रॉपर्टी के साथ लिंकेज क्या है जिसको आपने जिक्र किया हुआ है, और उसका नैब के पास कोई सबूत नहीं था। साहब, इमरान खान साहब तो ये भी कह चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है अल्टीमेटली? क्या होना चाहिए इस मुल्क के अंदर? सियासत तो बेसिकली है ही लेवल प्लेइंग फील्ड। सियासत तो है ही इस बात का नाम कि सब लोगों को एक जैसा माहौल फराहम करे और रियासत, और उसके बाद लोग फैसला करें इक़्तिदार का, हुक्मरानी का, इस मुल्क के अंदर रूल किसने करना है। ये भी तो कहते हैं ना कि करप्शन करने वाले और इमरान खान एक बराबर कैसे हो सकते हैं? अब ये करप्शन करने वालों को मेरे बराबर ला खड़ा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो सेल्फ क्रिएटेड है, खुद साख्ता अक्लमंद है, वो खुद साख्ता दलेर है, वो खुद साख्ता ज़हीन है, वो खुद साख्ता ऑनेस्ट है। उनकी ऑनेस्टी के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है, लेकिन वो खुद साख्ता हैं। अब उनकी सारे झूठ सामने आ गए हैं। इसके बावजूद अगर वो बातें मानने को तैयार नहीं है, कल उनका अपना
जिस नैरेटिव पे थोड़े खड़े थे खान साहब, साजिश के बयानिए पे, कल उनकी अपनी कैसेट जो आ गई मार्केट में, जो अफसोसनाक है, लेकिन उसके बाद भी कोई शक रह जाता है। और खान साहब फिर भी कह रहे थे कल जब उनका ये सारा कुछ कच्चा चिट्ठा खुला, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जी अब ये साइफर पब्लिक कर दो। हालांकि वो साइफर खुद पब्लिक कर चुके हैं, उसका जो तर्जमा है वो खुद अवाम में पढ़ के सुना चुके हैं, मीटिंगें उस पर हो चुकी हैं, प्रोग्राम उस पर हो चुके हैं। तो ये मुसलसल अपनी पोजीशन बदलते रहना ये खान साहब का स्टाइल है। यानी इमरान खान क्या है, क्या इल्ज़ाम नहीं है खान साहब पे, कौन सा उनकी ज़ात के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर कौन से इल्ज़ाम नहीं है। कायरा साहब, फिर क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती है? देखिए, खान साहब ने जो कार्रवाइयाँ की वो भी सारी उड़ रही हैं, वो भी सारी अदालतों में जब गई हैं तो लोगों की बेलों के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको देख लीजिए, और अब अदालतें जो कह रही है वो भी देख लीजिए। ये कोई पहली दफा तो नहीं है। अब अर्ज ये है कि अदालत के फैसलों के ऊपर भी अगर उनकी तसल्ली नहीं है, फिर वो कहते हैं कि ये अदालतें ही खराब हैं, ये अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती। फिर क्या करें, कौन करेगा? खान साहब की तसल्ली के लिए कहां से जज लाएं, उनकी तसल्ली के लिए कहां से इलेक्शन कमीशन लाएं? वो अपने अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। और फिर सबसे खौफनाक बात यह है कि उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे को एक ऐसा उस पर तनाज़ा खड़ा कर दिया है, और उन्होंने उस ओहदे के साथ जो बातें मुंसलिक कर दी हैं। ठीक है, माजी में हमारी फौज का सियासत के अंदर मुदाखलत रही है, डायरेक्ट उन्होंने टेक ओवर किए रखा है, लेकिन अब फौज ने फैसला किया है कि हम इस अमल में नहीं आएंगे एस्टेब्लिशमेंट में। तो खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ ये अपॉइंट नहीं करेंगे, फलां अपॉइंट नहीं करेगा, फलां नहीं होगा, इस तरह वो उन्होंने एक ऐसा कजिया खड़ा कर दिया है। लगता है कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स, इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क का इक़्तिदार फर्द वाहिद यानी एक शख्स के साथ मुंसलिक है, और वो आर्मी चीफ है। तो कायरा साहब, क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है? देखिए, उनके खिलाफ जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, हम उनकी तरह नहीं करना चाहते। उन्होंने 2-2 साल जो काम वो करते रहे कि 2-2 साल तक लोगों को जेलों में रखा, खुद जेल सुपरिटेंडेंट्स को फोन करते रहे, और उनके वज़रा जो करते रहे, उन्होंने जिस तरह इदारों को अपने कब्जे में किए रखा, उसके तहत अपने मुखालफों की कैरेक्टर असैसिनेशन, उनके ऊपर तशद्दुद, उनको जेलों में रखना, ये अमल। और जब वो अदालत के ऊपर जब वो कसवटी पे आए, तो कसवटी पे आके वो सारे के सारे केसेस उड़ गए। हम वो नहीं करना चाहते। हम सिर्फ चीप काम करके कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए, इसलिए नहीं। उनके खिलाफ जो केसेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और प्रॉपर जब सारे कुछ सबूत आ जाएंगे। नहीं, लेकिन कायरा साहब, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का कहा, खासतौर पे इस ऑडियो लीक के मामले पर। जावेद लतीफ भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद कह चुके हैं, अपनी हुकूमत से गिला कर चुके हैं कि अभी तक उनकी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। क्या पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा करती? देखिए, जो भी हुकूमत समझती है, यकीनन वो गेस्टों का मामला है या ये जो लीक्स का मामला है, ये बहुत संजीदा है। ये हमारी जो ये अर्जा किस्म की सियासत के ऊपर हम मुबाहिसा कर रहे होते हैं, और ये हमारे जो प्रोग्रामों के अंदर गुफ्तगू है, ये इतनी मानी नहीं रखती। उसके ज़्यादा, उससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात वो है जो वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर से होने वाली 2 वज़राया, इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उनके दफ्तरों के अंदर गुफ्तगू रिकॉर्ड करके जो लीक की गई है, और अभी भी पता नहीं उसकी क्या सूरत हाल है। उसके ऊपर तो हर जी शऊर बंदा जो है वो फिक्रमंद है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में, जहां दुनिया भर के हर केस को, हर चीज़ को, हर इशू को, हर जहत को डिस्कस किया जाता है, वहाँ पे अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग होती रही है तो पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो गया है, और किस किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है। लिहाजा इसके ऊपर तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और GIT बने, इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी हो, ताकि इसके ऊपर करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ऑडियोज तो दोनों तरफ से हैं, जहां शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज आई हैं, वहीं इमरान खान साहब की भी हैं। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? इससे ज्यादा नुकसान, सियासी तौर पर नुकसान कौन उठाएगा इससे? देखिए, शहबाज शरीफ अभी तक तो जो आई है, पता नहीं कल जो आएगा, वो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो आई है इनका ही नुकसान बहुत है। यानी ये तासर आ जाना कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड होती रही है, खान साहब के दौर से ऑनवर्ड है। तो खान साहब के दौर में बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और डिजिटल पाकिस्तान का बड़ा मुजाहरा हुआ था, और बहुत सारा इक्विपमेंट लगाया गया था मुख्तलिफ वज़ारतों के अंदर कि हम पाकिस्तान के सरकारी निज़ाम को डिजिटलाइज करना चाहते हैं।
अब डिजिटलाइज कैसे करना चाहते थे, उसमें क्या था। अब वो शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू आई है वो भी उसी पिछले जो तसलसल है, लेकिन शहबाज साहब ने तो जो बातें कही हैं वो तो पॉजिटिव हैं कि उनको कहा गया कि मरियम बीबी जिनके बच्चों की जो मिल है, पावर प्लांट जो है, वो आधे से ज्यादा प्लांट माजी में आ चुका इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। बट नो मैटर व्हाट सर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये बड़ी संगीन बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच है तो बड़ी संगीन बात है। ये बात तो मैं आपसे पहले 2 दफा कह चुका हूँ बड़े जोर से, उससे ज्यादा मैं मुतालबा भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा इन दोनों गुफ्तगुओं को अगर मुआवजा करें, जिम्मेदारी किस पे ठहराते हैं आप इसकी? साइफर के इशू को के ऊपर हमने खेलना है, और फिर वो कहते हैं कि जनाब एक मीटिंग कॉल करें, इस तरह करें, वो अब सारी कौम के सामने है और हम इसके ऊपर, तो एक साजिश का बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार होता है और खान साहब पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमरीकी साजिश, आलमी साजिश, और वो साजिश खुद तैयार कर रहे हैं, उसके डांडे खुद तैयार कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को रियासत मदीना के नारे लगाए, जिनका कोई ताल्लुक इमरान खान साहब के किरदार और जमात से नहीं है। अच्छा कारी साहब लास्टली अब ये मामला रुकेगा कहाँ पे? आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली बातचीत होगी और इमरान खान का पार्लियामान में वापस आने का रास्ता भी तैयार हो जाएगा? अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं तो थमना है मामला। इमरान खान को गुफ्तगू की तरफ आना होगा, नहीं आएंगे तो आइसोलेट हो जाएंगे, ये उनके ऊपर फैसला है। मेरा ख्याल है कि अब हमें इंतजार, हमने तो इंतजार छोड़ दिया, हमने जितने उनके तरले करने थे कर लिए। अब वो आना चाहें तो बिस्मिल्लाह आ जाए, पार्लियामान के अंदर आके बैठ के बात करें, उनकी बात लॉजिकल होगी, रीजनेबल होगी तो सुन लेंगे, लेकिन उनके मुतालबों के ऊपर, उनकी धमकियों के ऊपर, उनके नाजायज मुतालबों के ऊपर सोचा भी नहीं जा सकता। कारी साहब किसी सतह पर गुफ्तगू तो हो रही है, अगर हुकूमत के साथ नहीं हो रही तो प्रेसिडेंट डलवी का ऑफिस तो इस हवाले से काफी मुतहर्रिक है। प्रेसिडेंट साहब को अपने ऑफिस को अगर मुतनाज़ा बनाना है तो जरूर बनाए, वो वैसे भी उनके जाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि बात तो बेसिकली होनी है सियासी जमातों से, बात तो होनी है पार्लियामान के अंदर। अगर वो नहीं करना चाहते और वो अपनी ताकत के इजहार पे किसी जगह बात करना चाहते हैं तो उनको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ही विल हैव टू कम टू द पार्लियामेंट और द पॉलिटिकल प्रोसेस। शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरीम नवाज की बरियत के मामले पर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप समझती हैं कि आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का फैसला ये प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस को और अदम शवाहिद की बुनियाद पर सामने आया है, जिसमें असल मामला प्रोसिक्यूशन के नकाइस का है? ये है कि उन्होंने पीटीआई के तो सारे मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। अब जो नैब लॉ है उसमें बहुत सारी तरामीम ले आई है जो मौजूदा हुकूमत है, और उनके मुताबिक जो वो साबित करना है ना, वो करना है प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन तो साबित कैसे करेगी? वो साबित नहीं कर सकी कि क्या लिंक है मरियम सफदर का जो उसकी सजा थी उसकी वजह से हुई है, कि उसका कोई सबूत नहीं हो सका कि उसका क्या ताल्लुक है फील्ड डिपार्टमेंट से। हालांकि इतने लोगों के बयानात हुए, इसलिए उन्होंने उसको बरी कर दिया और 1 साल की सजा थी सफदर को, उसको भी बरी कर दिया। तो ये कानून में तब्दीलियां जो सारी हुई हैं और ये यूनिलैटरल हुई हैं, क्योंकि एक ही पार्टी तो बैठी हुई थी कानून साजी के लिए और उन्होंने अपनी मर्जी। ठीक है, यानी जस्टिस साहब आप ये समझती है कि नैब लॉ में तरमीम जो है बुनियादी तौर पे इसका फायदा मरियम नवाज साहिबा को पहुंचा है? इसी पर बात करते हैं आरिफ चौधरी साहब से भी। आरिफ चौधरी साहब, आपने जस्टिस जावेद साहिबा का मौक़िफ़ सुना है, आप समझते हैं कि नैब लॉ में अमेंडमेंट असल में ये बुनियाद बनी है आज मरियम नवाज की बरियत की? बहुत ज़बरदस्त बात की है मैडम ने, और लेकिन मैं आपको एक और अर्ज करूं कि सारी हवा बदल चुकी है पाकिस्तान में। पहली बात तो यह है कि निज़ाम अदल जो है वो टेक्निकल बुनियादों पे जाता है, यानी इससे ज़्यादा बदमज़ाकी क्या हो सकती है कि जिस घर में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं उस घर के साथ उनका ताल्लुक नहीं कोई साबित कर सकता, और ताल्लुक साबित ना होने की वजह से वो यानी उनकी बेटी भी बरी हो रही है और कल को नवाज शरीफ साहब भी बरी होंगे। आप देखें सूरत हाल बिल्कुल अजीब है। चंद यानी कल की बात है जब नैब ने कहा कि जी हमें ज़रूरत नहीं है मरियम नवाज साहबा के पासपोर्ट की, तो उससे बात समझ आ जानी चाहिए थी हर एक को कि मरियम नवाज की अब ज़रूरत
नैब को नहीं है। जब नैब ऊपर से तब्दील होती है और नैब के तमाम कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं तो उसके बाद अब प्रोसिक्यूटर क्या करेगा और प्रोसिक्यूटर को क्या हिदायत होगी? लेकिन आरिफ चौधरी साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 4 सादा सवालात किए गए थे नैब प्रोसिक्यूटर से, नैब प्रोसिक्यूटर उन सवालात का बार बार पूछे जाने के बावजूद जवाब क्यों नहीं दे सके? फिर उसकी बड़ी वजह है यही, नैब प्रोसिक्यूटर जो थे, मैंने इन्हें सुना किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त बात करते थे इन्हीं केसेस पे, लेकिन यह कि उन्होंने बात करनी है जो जिस तरह की उन्हें हिदायत हो, और हिदायत उन्हें जिन्होंने रखा है, जो ऊपर नैब के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से जो हिदायत जाएंगी उसके मुताबिक उन्होंने जाना है और अदालत ने उसके मुताबिक फैसला करना है। अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो अदालत तो यकीनन वही फैसला करेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ किसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स भी, चाहे वो मनी ट्रेल साबित ना कर सके, उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद हो और उस प्रॉपर्टी में वो उसे इंजॉय कर रहा हो, आपको कहा जाता है कि आप साबित करें। आप साबित करने वाली बात यह है, जितने सबूत इकट्ठे किए गए थे उस वक्त, अब वो सारे के सारे सबूत, पहली बात तो यह है कि कोई पेश नहीं किए जा रहा है, और फिर दूसरी बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन जाएगी अदालत में, प्रोसिक्यूशन बेसिकली नुमाइंदगी करती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उनके ऊपर बैठे हैं, जो उन्हें जो कहेंगे। तो इस सूरत हाल में आप, लेकिन आरिफ चौधरी साहब, आज जज साहब की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि अगर शरीफ फैमिली की तरफ से नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा इस केस के अंदर खामोश भी रहते, कुछ ना भी कहते, तो ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि ये असासे नवाज शरीफ की मिल्कियत हैं और मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की मुआवनत की है इन असासाजात को बनाने में। ये देखें कि नैब के उस कानून के खिलाफ बात है। जो नैब का कानून तो इस बारे में है कि ये मुल्ज़म ने साबित करना, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया हो, कि वो साबित करे कि उसने ये असासे कहाँ से बनाए हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि नहीं, अगर वो खामोश भी रहते तो इस वक्त इसके बावजूद भी जिम्मेदारी नैब की थी, तो फिर हम तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, नैब कानून में तरमीम के बाद तो बारे सबूत प्रोसिक्यूशन के ऊपर है ना? मैं वही ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसी वजह से सारी सूरत हाल अक्सर बदल गई। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो ही वो कहते हैं नैब ने आज गठजोड़ खत्म हुआ तो मौसम बदल गया, आप इंसाफ की आवाज़ चल पड़ी है। इंसाफ की आवाज़ चलाने के लिए आपने सबसे पहले नैब को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि जिसमें आप देखें कि एक शख्स जो 5-10 ग्राम चर्स जो रखता है उसके लिए मिनिमम सज़ा 5 साल है। करप्शन उसमें जुर्म के तौर पर मौजूद नहीं है। ये कारनामा है इस वक्त हमारे वज़ीर कानून का, जो हमारे ही नुमाइंदे थे और हमें ही फारिग करके वो छोड़ के वो उधर चले गए हैं, और पूरा निज़ाम जो है अब उनके हाथ में चल रहा है। क्विकली आरिफ चौधरी साहब, मुझे ब्रेक पे जाने सिर्फ ये बताइएगा कि आज इस केस के फैसले के बाद आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पर भी इवन फील्ड रेफरेंस का केस है, उस पर वो अदालती मफरूर और इश्तिहारी करार दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि मेरिट्स के ऊपर अभी शुरू नहीं हुआ, जब मेरिट पर वो केस सुना जाएगा तो अल्टीमेटली उनका भी इक्वटल हो जाएगा। इसहाक डार साहब को रिलीफ मिलने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि यहाँ नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और सबको एक्विटल मिल रहा है। गलियां ओमन सुंजियां विच मिलता याद फिरे। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब हमारे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आज इमरान खान साहब एक बार फिर बोले हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स का ये जो सिलसिला है कहाँ जाकर थमेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में ऑडियो लीक्स का चर्चा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुफ्तगू ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई का गैर मुल्की साजिश और बैरूनी साइफर का बयानिया मन घड़त और प्री प्लान था। इन ऑडियो लीक्स पर कल सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें इन ऑडियोज के लीक होने पर तहकीकात कराने का फैसला किया गया और एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई, जिसकी सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक होने के बाद से उस पर बहुत तनकीद की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। आज मरियम नवाज ने भी अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस ऑडियो पर बात की। ये लीक मेरे लिए हैरान कुन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये कहां से हो रहा है, ये इमरान खान और उसका कोच भी शामिल है। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि इमरान खान के खिलाफ हाई पावर्ड GIT बनाई जाए। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी झलक आपके सामने रखते हैं।
JIT बनाई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए। ये संगीन मसला है, ये इससे ज्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ, करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। मरीम नवाज ने मुतालबा किया कि हाई पावर्ड JIT बनाई जानी चाहिए और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस पर कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया। अवाम ने और आप सब ने खुद उस सारी कहानी का जो असल बुनियाद थी, जहाँ से वो शुरू हुई, वो देख लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी ये बात हुई। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मजीद तहकीक करना चाहेगी। मेरे ख्याल में तो अब ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया। अब अगर इसके बाद भी तहकीकात की ज़रूरत है तो वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ख्याल में ये कॉल टेपिंग नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। इन ऑडियोज़ के बाद कुछ अखलाक पाख्ता वीडियोज़ आने की बात भी हो रही है। अगर वो वीडियोज़ आ जाती हैं तो इमरान खान की सियासी साख को किस कदर खतरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।